नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पाई ब्लॉक एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमने पाई कॉइन की जीसीबी वैल्यू को इकोसिस्टम में यूज करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए एक डिजिटल करेंसी की जिसकी वैल्यू उसकी अपनी कम्युनिटी $3 लाख से भी ज्यादा मानती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई क्रांतिकारी आर्थिक प्रयोग है या फिर बस एक डिजिटल वहम। और ये सवाल बहुत जरूरी भी है। आज हम पाई नेटवर्क के दुनिया की तह तक जाने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि पाई नेटवर्क क्रिप्टो की दुनिया के उस शोर शराबे से एकदम अलग खड़ा दिखता है, जहां हर कोई बस आप जानते हैं अगली बड़ी कीमत की भविष्यवाणी कर रहा है। हाँ, बस कीमत कीमत कीमत। सही। यहाँ कहानी कीमत की है ही नहीं, बल्कि मूल्य की है, वैल्यू की। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है वो भी बहुत दिलचस्प है। ये पाई नेटवर्क के संस्थापकों के लगभग 3 साल पुराने इंटरव्यू का एक विश्लेषण है। अच्छा। और उसे आज यानी नवंबर 2025 की हकीकत से जोड़ा गया है। तो हमें एक तरह से पूरी यात्रा देखने को मिलेगी कि विजन क्या था, सफर कैसा रहा और आज जमीन पर हकीकत क्या है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये सिर्फ तथ्यों की लिस्ट नहीं है, ये तो एक पूरी केस स्टडी बन जाती है कि कैसे एक आइडिया कागज से निकलकर लाखों लोगों की एक डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलता है या बदलने की कोशिश करता है। तो आज का हमारा मिशन भी यही है, पाई नेटवर्क के विजन को डिकंस्ट्रक्ट करना, इसके काम करने के तरीकों को समझना और सबसे जरूरी वो बड़ा वाला नंबर, हाँ, ये पता लगाना कि 314159 की सामुदायिक सहमति मूल्य या जिसे कम्युनिटी कंसेंसस वैल्यू कहते हैं, इसका असली मतलब क्या है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। चलिए शुरुआत कहानी के किरदारों से करते हैं। हाँ बिल्कुल। इसके संस्थापक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर निकोलस, जो एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं, और डॉक्टर चेंग डियो, एक सामाजिक वैज्ञानिक। मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत ही दिलचस्प लगता है ना? आमतौर पर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को हम सिर्फ टेक्नोलॉजी वालों का काम मानते हैं, यहाँ एक सोशल साइंटिस्ट क्यों? और मेरे ख्याल से यही पाए का सीक्रेट सॉस है। स्रोत के मुताबिक उनका लक्ष्य सिर्फ एक और क्रिप्टो करेंसी बनाना था ही नहीं। तो क्या था? उनका लक्ष्य था एक मानव केंद्रित क्रिप्टो नेटवर्क बनाना। देखिए, टेक्नोलॉजी तो सिर्फ एक टूल है, एक साधन है। हाँ। असली मकसद था एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो इंसानों के लिए काम करे, जिसे आम लोग अपना सकें, इस्तेमाल कर सकें। और इसके लिए आपको ये समझना होगा कि लोग जुड़ते कैसे हैं, वो भरोसा कैसे करते हैं और एक समुदाय कैसे बनाते हैं। ये काम तो एक सामाजिक वैज्ञानिक ही कर सकता है। मतलब ये सिर्फ कोड और एल्गोरिदम का खेल नहीं है। नहीं, ये इंसानी मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का भी है। बिल्कुल। स्रोत इसी बात पर बहुत जोर देता है कि पाई सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं है, ये एक पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था? हाँ, जिसे कोई भी अपने मोबाइल पे माइन कर सकता है। और इसका अपना पाई ब्राउजर भी है, जो एप्स का एक पूरा इकोसिस्टम है। सोचिए, वे सिर्फ एक सिक्का नहीं बना रहे थे, वे एक तरह का डिजिटल राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी अपनी करेंसी हो, अपना बाजार हो और अपने नागरिक हो। डिजिटल राष्ट्र, वाह, ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। मतलब इसका मकसद सिर्फ खरीदना बेचना नहीं है, बल्कि उस करेंसी के साथ जीना है। सटीक। उसी इकोसिस्टम में चीजें खरीदना, सेवाएं लेना, एप्स इस्तेमाल करना। बिल्कुल। विजन एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का था, न कि सिर्फ एक और ट्रेडिंग एसेट बनाने का जो किसी एक्सचेंज पर ऊपर नीचे होता रहे। और इसी डिजिटल राष्ट्र की करेंसी के वैल्यू पर अब आते हैं, क्योंकि यहीं पर चीजें थोड़ी अजीब और बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। वो 314159 वाला आंकड़ा। हाँ, पाई नेटवर्क की कम्युनिटी ने $314,159 का एक कंसेंसस वैल्यू तय किया है। जब मैंने ये आंकड़ा पहली बार देखा तो सच कहूं मुझे लगा ये कोई मजाक है। ये अविश्वसनीय लगता है। और आपका ऐसा सोचना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम वैल्यू को हमेशा बाजार की कीमत से जोड़कर देखते हैं। सही। यहीं पर स्रोत एक बहुत जरूरी अंतर बताता है, कीमत यानी प्राइस और मूल्य यानी वैल्यू के बीच का अंतर। अच्छा, ये क्या अंतर है? देखिए, कीमत वो होगी जो भविष्य में एक्सचेंज तय करेंगे, जब खुली ट्रेडिंग शुरू होगी। लेकिन ये 3,14,159 का आंकड़ा मूल्य है। ये वो विश्वास है जो पायनियर्स यानी इसके लाखों यूजर्स ने आपस में मिलकर तय किया है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक इको चैम्बर नहीं है? मेरा मतलब है, अगर एक बंद कमरे में कुछ लोग आपस में तय कर लें कि एक पत्थर की कीमत 1 करोड़ रुपए है, तो क्या वो सच में 1 करोड़ का हो जाएगा? असल दुनिया में जब ये एक्सचेंजों पर आएगा
तो क्या ये वैल्यू टिक पाएगी? ये एक बेहतरीन सवाल है और यही इस पूरे प्रयोग का सबसे विवादास्पद और आकर्षक पहलू भी है। स्रोत इसे यूटिलिटी बेस्ड वैल्यू कहता है। यूटिलिटी बेस्ड? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर एक बड़ी कम्युनिटी आपस में ये तय कर ले कि इस डिजिटल टोकन से मान लीजिए एक लैपटॉप खरीदा जा सकता है, तो उस इकोसिस्टम के अंदर उस लैपटॉप के बराबर उसकी वैल्यू बन जाती है, चाहे बाहरी दुनिया उसे माने या ना माने। बिल्कुल, ये अपनी आर्थिक हकीकत खुद बनाने जैसा है। ये तो दिलचस्प है। तो इसकी तुलना किसी देश की करेंसी से नहीं बल्कि किसी बड़े ऑनलाइन गेम की वर्चुअल करेंसी से की जा सकती है, या किसी क्लब के पॉइंट से जिसकी कीमत बस उस कम्युनिटी के अंदर ही होती है। शुरुआत में आप कह सकते हैं हाँ, लेकिन लक्ष्य उससे कहीं बड़ा है। स्रोत बताता है कि ये सिर्फ एक कागजी नंबर नहीं है। तो फिर क्या है? नेटवर्क के अंदर पीयर टू पीयर लेन देन, पाई कॉमर्स पर सामान की खरीद फरोख्त और बार्टर डील्स, ये सब इसी मूल्य को आधार मानकर हो रहे हैं। सच में? हाँ, हो सकता है कोई पूरी कीमत पर बेच रहा हो, कोई 10% पर, कोई शायद 1% पर, लेकिन आधार वही कंसेंसस वैल्यू है। और ये संस्थापकों की उस बात को सच साबित करता है कि पायनियर्स ही मूल्य बनाते हैं। ये मूल्य ऊपर से थोपा नहीं गया, बल्कि नीचे से कम्युनिटी द्वारा खुद बनाया गया है। तो ये एक तरह का सामाजिक समझौता है जिसे लाखों लोग धीरे धीरे अपना रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो मान लिया कि उन्होंने एक डिजिटल राष्ट्र की नींव रख दी और उसकी करेंसी की एक आंतरिक वैल्यू भी तय कर ली। लेकिन किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए नागरिकों की जरूरत होती है। हाँ, और असली नागरिकों की। और ये सुनिश्चित करना होता है कि हर नागरिक असली हो। शायद यहीं पे केवाईसी की भूमिका आती है। मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि नेटवर्क लॉन्च होने के बाद भी केवाईसी इतने बड़े पैमाने पर क्यों चल रहा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। केवाईसी का मकसद ही इस नेटवर्क को असली इंसानों से आबाद रखना है। ये इस डिजिटल राष्ट्र की, आप कह सकती हैं, नागरिकता पुष्टि की प्रक्रिया है। सिटीजनशिप वेरिफिकेशन। हाँ, बिल्कुल। पाई की एक सबसे सख्त पॉलिसी है, एक व्यक्ति बराबर एक खाता। ज्यादातर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में कोई भी इंसान हजारों वॉलेट बना सकता है और सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन पाई एक असली सामाजिक नेटवर्क बनाना चाहता था, जहां हर खाता एक वास्तविक वेरीफाइड इंसान से जुड़ा हो, ताकि नकली खातों और बॉट्स की फौज से नेटवर्क को बचाया जा सके। बिल्कुल। और इस विशाल काम को करने के लिए उन्होंने किसी बाहरी सर्विस पर निर्भर रहने के बजाय अपना खुद का केवाईसी इंजन बनाया। अपना खुद का? हाँ, और स्रोत के अनुसार ये इंजन 200 से ज्यादा देशों की आईडीज को सपोर्ट करता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तकनीकी चैलेंज है। आज भी लाखों नए पायनियर्स हर दिन केवाईसी पास कर रहे हैं और उनके पाई कॉइन्स मेन नेट में माइग्रेट हो रहे हैं। तो केवाईसी का जारी रहना असल में नेटवर्क के स्वास्थ्य और उसके लगातार विस्तार का एक मजबूत संकेत है। ठीक है, तो केवाईसी का मतलब है नागरिकों को वेरीफाई करना। ये बात तो साफ हो गई। लेकिन एक और चीज है जो कई लोगों को हैरान करती है। माइनिंग। हाँ, नेटवर्क अब लॉन्च हो चुका है, फिर भी लोगों के फोन पर वो माइनिंग का बटन अब भी एक्टिव क्यों है? ये तो आमतौर पर प्रोजेक्ट के शुरुआती दिनों में होता है। यहाँ हमें पाई के काम करने के तरीके की आत्मा को समझना होगा, जो बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल अलग है। बिटकॉइन चलता है प्रूफ ऑफ वर्क पर, जहां बड़े बड़े कंप्यूटर बिजली फूकते हैं। सही कहा। लेकिन पाई का मॉडल है फेडरेटेड बाइजेंटाइन एग्रीमेंट। ये भारी भरकम शब्द सुनने में भले ही जटिल लगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत मानवीय है। इसे आसान शब्दों में समझाएं तो? जरूर। इसका सीधा सा मतलब है कि नेटवर्क की सुरक्षा कंप्यूटिंग पावर से नहीं, बल्कि इंसानी भरोसे से होती है। इंसानी भरोसे से कैसे? आप जिन लोगों पर भरोसा करते हैं, उन्हें अपने सिक्योरिटी सर्कल में जोड़ते हैं। जब लाखों लोग ऐसा करते हैं, तो एक ट्रस्ट ग्राफ या कहिए भरोसे का जाल बन जाता है, जिससे भेदना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अच्छा। और नेटवर्क को सुरक्षित रखने में इस सामाजिक योगदान के बदले आपको रिवॉर्ड के तौर पे पाई मिलता है, जिसे हम आम भाषा में माइनिंग कहते हैं। ओह, तो ये माइनिंग असल में नेटवर्क में एक नागरिक की भागीदारी और उसे सुरक्षित रखने का इनाम है। बिल्कुल। ये बिजली चलाने जैसा नहीं है, बल्कि अपने समुदाय में भरोसे का वोट देने जैसा है। आपने एकदम सटीक समझा। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, क्योंकि नेटवर्क को भी तो लगातार सुरक्षित रखने की जरूरत होती है ना। हाँ, ये सच है कि जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा होता जाता है, नए पाइप बनाने की दर यानी माइनिंग रेट कम होती जाती है, ताकि कॉइन की कमी बनी रहे और उसकी वैल्यू सुरक्षित रहे। लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है
कि ये प्रक्रिया अभी बंद नहीं हुई है। ये इस डिजी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला इंजन है। ये तो वाकई एक बहुत सोची समझी व्यवस्था लगती है। और इसी से जुड़ी एक और रणनीति का जिक्र स्रोत में है, एनक्लोज्ड मेननेट। जब मेननेट लॉन्च हुआ तो उसे पूरी तरह से दुनिया के लिए खोला क्यों नहीं गया? ये बंद दरवाजों के पीछे रखने का क्या मतलब था? ये पाई की सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे चतुराई भरी रणनीतियों में से एक थी। कैसे? इसे आप ऐसे समझिए कि एक नया देश बना है और उसकी अपनी नई करेंसी है। अगर आप उसकी सीमाओं को तुरंत दुनिया भर के सटोरियों और मनी ट्रेडर्स के लिए खोल देंगे तो क्या होगा? वो आएंगे, आपकी करेंसी को खरीदेंगे, बेचेंगे, उसकी कीमत को आसमान पर चढ़ाकर जमीन पर पटक देंगे और आपकी पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके चले जाएंगे। मतलब इससे पहले कि देश के नागरिक अपनी करेंसी का इस्तेमाल करना सीखते, बाहरी ताकतें उसे एक जुए का टोकन बना देती। आपने बिल्कुल सही समझा। इसी से बचने के लिए एनक्लोज्ड मेननेट बनाया गया। ये एक तरह का प्रोटेक्टेड या संरक्षित बाजार था। इस चरण में बाहरी एक्सचेंजों से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन नेटवर्क के अंदर एप्स, पीयर टू पीयर लेन देन और कॉमर्स की पूरी अनुमति थी। अच्छा। इसका मकसद था कि पहले कम्युनिटी को अपनी करेंसी की उपयोगिता यानी यूटिलिटी बनाने और समझने का मौका मिले। पहले इकोसिस्टम बनाओ, एप्स बनाओ, कॉमर्स को बढ़ावा दो और एक असली वैल्यू स्थापित करो। मतलब पहले इस्तेमाल करना सीखो, फिर ट्रेड करना। बिल्कुल। और स्रोत के अनुसार ये रणनीति कामयाब रही। आज का जो $314,159 का कम्युनिटी वैल्यू है, वो इसी रणनीति की सफलता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। क्योंकि वो सट्टेबाजी से नहीं आया। नहीं, वो उपयोगिता और आपसी लेनदेन से पैदा हुआ है। और इसी स्थिरता और नियमों के पालन की वजह से, जैसा कि स्रोत बताता है, 28 नवंबर 2025 को इसे ईयू के मीका रेगुलेशन के तहत मान्यता मिली, जो क्रिप्टो दुनिया में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये मान्यता एक तरह से इस डिजिटल राष्ट्र को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान जैसी है। ये तो बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। तो अब भविष्य कैसा दिखता है? नींव तैयार है, नागरिक वेरीफाई हो रहे हैं, करेंसी की एक आंतरिक वैल्यू है। अब इस पर इमारत कैसे खड़ी होगी? स्रोत अगले 3 से 5 साल के एक स्पष्ट रोड मैप की ओर इशारा करता है। अब फोकस पूरी तरह से वास्तविक जीवन में उपयोगिता बढ़ाने पर है। रियल वर्ल्ड यूटिलिटी। हाँ, इसे सिर्फ एक डिजिटल टोकन से निकालकर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना है। और इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा एप्स और सेवाएं जो पाई से चलती हों। जैसे कि क्या हम असल दुनिया में इसके इस्तेमाल की उम्मीद कर सकते हैं? क्यों नहीं। सोचिए, आप पाई से कैब बुक कर रहे हैं, खाना ऑर्डर कर रहे हैं, फ्रीलांस काम के लिए पेमेंट ले रहे हैं या ऑनलाइन कोई डिजिटल सर्विस खरीद रहे हैं। लक्ष्य एक ऐसा विशाल इकोसिस्टम बनाना है जहां पायनियर्स अपनी रोज की जरूरतों के लिए पाई का इस्तेमाल कर सकें। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, जब बाजार धीमा होता है यानी बेयर मार्केट आता है, तब सारा शोर खत्म हो जाता है और केवल असली निर्माता ही टिकते हैं। बिल्कुल। पाई की टीम ने इसी शांत समय का उपयोग अपने इकोसिस्टम को चुपचाप बनाने में किया। उनका लक्ष्य अब इसे दुनिया की सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली और सबसे व्यापक रूप से वितरित क्रिप्टो करेंसी बनाना है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि पाई नेटवर्क कोई रातों रात अमीर बनाने वाली लॉटरी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। यह एक धीमी, स्थिर और धैर्य की मांग करने वाली प्रक्रिया है, जो एक टिकाऊ डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखती है। बिल्कुल। स्रोत में इस्तेमाल किया गया शब्द क्रिप्टो राष्ट्र इसे सबसे बेहतर तरीके से समझाता है। यह एक राष्ट्र है जिसे उसके नागरिक यानी पायनियर्स खुद बना रहे हैं, ईंट दर ईंट। ये एक बहुत शक्तिशाली और लोकतांत्रिक विचार है। हाँ है। और जैसा कि स्रोत साफ करता है, ये राष्ट्र अभी भी निर्माण के चरण में है। माइनिंग यानी नागरिक भागीदारी जारी है, केवाईसी यानी नागरिकता की पुष्टि जारी है, और सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिटी वैल्यू पर आधारित पीयर टू पीयर कॉमर्स भी लगातार हो रहा है। तो ये एक जीवित, सांस लेता हुआ, विकसित होता हुआ नेटवर्क है। हाँ, और स्रोत का अपने पायनियर्स के लिए एक अंतिम संदेश भी है जो इस पूरी सोच को समेटता है। क्या है वो? उसमें कहा गया है, रोज माइनिंग करें, अपने पाए को सुरक्षित रखें, बेचने की जल्दबाजी ना करें और इकोसिस्टम में योगदान दें। ये एक नागरिक का अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य जैसा है। ये दिखाता है कि इस नेटवर्क की ताकत और मूल्य सीधे तौर पर इसके यूजर्स के लगातार भरोसे और उनकी भागीदारी से आते हैं। अगर यूजर्स का भरोसा हट जाए
तो ये मूल्य भी खत्म हो जाएगा। ये हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी जेब में रखे नोट की कीमत सरकार तय करती है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? या पाई नेटवर्क इस विश्वास की ताकत का एक विशाल प्रयोग है, जो पूछता है क्या एक डिजिटल समुदाय बिना किसी सरकार के सिर्फ आपसी भरोसे और उपयोगिता के दम पर एक नई वैश्विक मुद्रा बना सकता है? इसका जवाब जो भी हो, ये प्रयोग देखने लायक जरूर है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।